बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे। सबसे पहले मंगल के रोज 28 मई को साइफर केस की समाअत होने जा रही है। उस केस के हवाले से एफआईए प्रोसिक्यूशन ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया था, क्या डिमांड की थी, क्या इस्तदा की थी, और उसके बाद जो दो रुकनी बेंच था जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए और किस वजह से फिर इस केस को 28 मई तक मुलतवी किया गया। और उसके बाद 28 मई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कमांड है वो चेंज होने जा रही है। क्यों ये कमांड चेंज की जा रही है, किस मकसद के लिए की जा रही है और वजूहात क्या बनी थी और क्या मकासद है इस कमांड को चेंज करने के, यानी कि मुस्लिम लीग नून का जो सदर है वो अब नवाज शरीफ को बनाया जाएगा। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक गिला, एक शिकवा जो पीटीआई के कारकुनान की जानिब से, वर्कर्स की जानिब से था कि तहरीक इंसाफ जो है लाहौर में और पंजाब में मुतहरिक नहीं है, इसकी क्या वजूहात है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है लाहौर में, खासतौर पे लाहौर को निकालने के लिए, लाहौर को मुनज़्ज़म करने के लिए, तो ये सारी गुफ्तगू आपके सामने रखूंगा क्या होने जा रहा है। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान अब अपना जो अगला पड़ाव है वो कहां और किस तारीख को डालने जा रहे हैं और मौलाना के साथ क्या क्या चीजें चल रही हैं। और साथ साथ जो गुज़िश्ता रोज मलिक रियाज ने अल कादर ट्रस्ट केस के हवाले से अपनी एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि दबाव उनके ऊपर डाला जा रहा है, ओवर माई डेड बॉडी का जुमला इस्तेमाल किया कि वो कभी भी उस रास्ते पर नहीं जाएंगे जिसके लिए उनको कायल करने की या दबाव के तहत लाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मलिक रियाज के इस बयान को जवाब दिया, इसका रद्द-ए-अमल दिया है मलिक रियाज को, वो आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले आगाज करता हूं साइफर केस से। साइफर केस मंगल की रोज इसकी समाअत है और इसको मुलतवी किया गया था गुज़िश्ता समाअत पर, जिसके बाद जो गुज़िश्ता समाअत थी उसमें जो प्रोसिक्यूशन थे उन एफआईए की जानिब से उन्होंने कहा था कि ये जो रिमांड है या ट्रायल जो है ये फेयर नहीं हुआ। इमरान खान को ये एक्सेप्ट किया था उन्होंने कि इमरान खान के साथ जो कानूनी कार्रवाई होनी थी, जिस तरह इसको लेके चलना चाहिए था, इस तरह नहीं हुआ। तो उन्होंने इस्तदा की कि इसको रिमांड बैक किया जाए प्रोसिक्यूटर ने। तो उसके बाद फिर सलमान सफदर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी इमरान खान के वकील हैं, वो इस केस को लीड कर रहे हैं और उन्होंने इस पर एतराज़ उठाया कि जो प्रोसिक्यूशन है वो इस केस को इल्तवा का शिकार करना चाहती है, इसको डिले करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस केस को अगर रिमांड बैक ही गलत हुआ है, ट्रायल गलत हुआ है, तो इस केस को ख़त्म करना चाहिए। दोबारा रिमांड बैक की ज़रूरत नहीं है कि इसका वाज़े हो रही चीज़ें कि ये कानूनी तौर पर जो है या कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया गया इमरान खान के खिलाफ इस ट्रायल को लेके। तो उसके बाद एक सवाल उठाया गया जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जानिब से कि सजाए मौत का ये केस है और मुझे समझ नहीं आ रही कि इस कदर इतनी तेजी से स्पीडी ट्रायल किया गया, इस चीज़ों का या इस बात का आज तक समझ नहीं आई कि सजाए मौत के केस में और इसको 3 हफ्तों में मुकम्मल कर लिया गया इस ट्रायल को, इस पर समझ नहीं आई। तो इसके बाद प्रोसिक्यूशन थे एफआईए के, उन्होंने जवाब दिया कि और साथ हवाला दिया भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इस ट्रायल को दिफा की और कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि जल्द अज जल्द इंसाफ जो है वो तखीर से इंसाफ करने से बेहतर है। मजे की बात यह थी कि जब ये जुमला बोला गया, प्रोसिक्यूशन ने ये जुमला बोला कि जल्द अज जल्द जो इंसाफ तखीर से इंसाफ करने से बेहतर है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, तो उस वक्त चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं आमिर फारूक, वो ये जुमला सुनकर मुस्कुरा दिए। तमाम उसके बाद जो है दो रुकनी बेंच ने फैसला दिया और 28 मई तक इस समाअत को मुलतवी किया। साथ साथ बाउंड किया गया कि जो एफआईए प्रोसिक्यूशन है वो तकरीबन 1 घंटा दलाइल देंगे और मिस्टर सलमान सफदर के पास 45 मिनट का वक्त होगा। वो इस 45 मिनट में अपने जो जवाब हैं या दलाइल हैं वो मुकम्मल करेंगे। इसी तरह 10 मिनट का जो टाइम है वो दिया गया था एडवोकेट जनरल को कि वो 10 मिनट में अपना सारे दलाइल मुकम्मल करेंगे और उसके बाद केस की समाअत जो मुलतवी कर दी गई। अब 28 मई को यानी कि बरोज मंगल ये केस समाअत होने जा रहा है और शवाहिद और हकायक यही बता रहे हैं कि इस केस का जो फैसला है उसमें इमरान खान को बरी किया जा रहा है। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी ये बरी और ज़िम्मा हो रहे हैं इस केस से, जो चीज़ें सामने आई हैं। क्योंकि इसकी एक और रीज़न भी है कि इसी खदशे के पेश नज़र, इसी इम्कान के पेश नज़र का साइफर केस जो है ख़त्म हो रहा है और सजाएं जो है वो कलअदम हो जाएंगी। तो इसीलिए फिर जो है शाह महमूद कुरैशी की जो 9 मई के वाक़यात में है तकरीबन 6 मुकदमात हैं, उनमें उनकी गिरफ्तारी डाली गई और उनसे
जिस्मानी रिमांड भी 3 दिन का अदालत ने उनको दे दिया 1 साल बाद। ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि 1 साल से एक बंदा अगर कैद में है, गिरफ्तार है, तो उस वक्त उसका रिमांड क्यों नहीं लिया गया इन मुकदमात में, उस वक्त उनसे तफ्तीश क्यों नहीं की गई। ये बड़ा सवालिया निशान है हमारे निज़ाम अदल के ऊपर। ये वो चीज़ें हैं कि ये चीज़ें बता रही हैं कि ये साइफर का केस उठ गया और इसमें भी इमरान खान बरी हो जाएंगे। और इसी तरह जितने भी केसेज हैं वो सारे आपको पता है कि किस तरह बनाए गए हैं और उनके पीछे क्या मुहरकात है, मेरिट के ऊपर वो भी उठते दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद 28 मई जो है वो इसलिए भी अहम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी सदारत मियां नवाज शरीफ के सुपुर्द करने जा रही है। इस वक्त जो है कायम मुकाम सदर जो है वो शहबाज शरीफ को बनाया गया था, अब मियां नवाज शरीफ को बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून की सदारत दी जाएगी। ये क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून ये समझती है कि शहबाज शरीफ जो है वो पार्टी की बुनियाद पे भी और हुकूमती बुनियाद पे भी डिलीवर करने में नाकाम है, पार्टी को लेकर चलने में नाकाम रहे। जब से उनके पास सदारत हुई है पार्टी जो है मुख्तलिफ धड़ाबंदियों का और इख्तलाफात का शिकार रही है। ये मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं, जो उनके रहनुमा हैं, वो हमने देखा भी कि जिस तरह दानियाल अजीज और एहसन इकबाल की गुफ्तगू हमने देखी और फिर तलाल चौधरी के मामला भी सामने आए, तो अंदरूनी तौर पर बहुत सारी स्टेटमेंट, फिर जिस तरह शेख रहेल असगर हैं वो बोल रहे हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम नून ये समझती है कि मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो पार्टी को साथ लेकर चलने में नाकाम रहे, पार्टी की तंजीम साजी नहीं कर सके, पार्टी को गली महल्ले तक नहीं पहुंचा सके, मंशूर जो बयानिए थे उसको लेकर नहीं चले, और इसी तरह फिर जो गवर्नमेंट थी पीडीएम की गवर्नमेंट उसमें भी नाकाम रहे हैं। और ये नाकामियों का सिलसिला और शहबाज शरीफ के ऊपर डाला गया। और फिर जिस तरह हमने देखा कि जब से 8 फरवरी हुआ है उसके बाद से किस तरह मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप में से हमजा शहबाज माइनस है, वो आपको कहीं नजर नहीं आते। शहबाज शरीफ जो है सिर्फ हुकूमत की हद तक, वो भी क्योंकि सरकारी मीडिया उनके साथ होता है तो वो सामने आते हैं, ये हो रहा है। बाकी सारा कुछ जो है मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज और नवाज शरीफ है, वो सारा कुछ लेके चल रहे हैं। अब ये फैसला किया गया कि नवाज शरीफ जिस सुपुर्द है वो पार्टी की जाए ताकि नवाज शरीफ इस पार्टी को आगे लेके चले और शायद के कहीं बात बन जाए, जो वोटर है वो दोबारा, जो रूठा हुआ वोटर या जो वोटर जो छोड़ चुका है या जो दीगर जमातों के वोटर है जो बीच मंझधार होते हैं, उनको कोशिश की जाए लोगों को अपने साथ लाने की, गली मोहल्ले पे जाने के लिए, ग्रॉस रूट लेवल पे जाने के लिए। ये कोशिश है, बग़ैर नाकाम कोशिश है क्योंकि कहानी खत्म हो चुकी है। अब मियां नवाज शरीफ बड़े धड़ल्ले के साथ लाए गए लंदन से यहाँ पे, उनके लिए किस तरह प्रोटोकॉल दिया गया, किस तरह अदालतों में गए, किस तरह उनकी बायोमेट्रिक हुई, फिर किस तरह स्पीडी उनकी जमानतें हुई, उनकी सजाएं खत्म हुई, उनको बरी किया गया, उनके लिए कानून साजी की गई, कानून में तरामीम की गई, नैब कवानीन को ही बदल दिया गया और सब कुछ नैब ने कहा हमें किसी चीज़ में उनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, कोई रिक्वायरी नहीं है, सब रेफरेंस बंद कर दिए जाए। तो ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ जो है अपनी सियासी जमात मुस्लिम लीग नवाज को आगे ले जाने में कामयाब ना हो सके और अवाम ने 8 फरवरी को जो तिया पांचा किया वो आपके सामने है। किस तरह विक्ट्री स्पीच के लिए मियां नवाज शरीफ 8 फरवरी की शाम को पहुंचे थे मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में, फिर उसके बाद एक छोटा सा मामूली सा मजबूरन दावा करना पड़ा था और उसके बाद चल सो चल निकल गए थे। तो ये वो वजूहात कि ग्राउंड पे तो वो सारा मेला वो हार चुके हैं। ये मेला तहरीक इंसाफ जी चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, वोटर, सपोर्टर, उन्होंने 8 मई को सारी तदबीरें जो है वो उल्टा दी थी और इसमें बड़ी मशीनरी जो सरकारी सतह पे यूज हुई उसको भी नाकामी का सामना करना पड़ा था। तो अब किस तरह मियां नवाज शरीफ जो है वो इस पार्टी को आगे लेके चलेंगे? क्या उनके पास अलादीन का चिराग होगा, वो लोगों को दिखाएंगे और रगड़ेंगे और अलादीन के चिराग से जिन निकलेगा बोतल से, वो कहेगा जी हुक्म माई बाप, और माई बाप कहेंगे जी ये वोटर नून लीग के परडे में डाल दो, पीटीए का ये वोटर इस गली से डाल दो, इस मोहल्ले से डाल दो, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, इस हल्के से। और शायद यही कोई वो एक तस्वुराती इमेजिनेशन ख्यालात हों जो मुस्लिम लीग नून को जिंदा रखे हुए, लेकिन ग्राउंड पे हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून खत्म हो चुकी है। सिर्फ मशीनरी में, बयानात में, सरकारी सतह पे, टीवी के ऊपर, मीडिया चैनल के ऊपर आपको मुस्लिम लीग नून जरूर नजर आएगी, लेकिन आप ग्राउंड पे चले जाएं तो आपको कभी कोई चीज नहीं मिलेगी। मियां साहब के पास पता नहीं ऐसा कौन सा बयानिया होगा शायद जो अब अवाम को पसंद आए। अब मियां साहब के पास बयानिया इमरान खान के बयानिए से हट के तो हो नहीं सकता, जिस तरह का स्टांस इमरान खान ने लिया हुआ, और इमरान खान जिस तरह लोगों की आवाज की बात, हकूक की बात कर रहे हैं, इंसानी हकूक की बात करते हैं, आइन पर अमल दरामद की बात करते हैं, कानून पर अमल दरामद की बात करते हैं, तो शायद मियां साहब अब पता नहीं एक नई चीज लेके आएंगे, कोई पटारी से कोई चीज अनोखी निकालेंगे। ताम बज़ाहिर असर दिखाई नहीं देता क्योंकि वोट को इज्जतों का बयानिया तो पसे पुष्ट रह गया। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात आपको बताऊं कि मियां नवाज शरीफ को एक
پارٹی ترانہ بہت پیارا تھا، اچھا لگتا تھا، سنتے تھے اس کو، تسکین ہوتی تھی کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، جس میں وہ کہتا ہے قائد تیرے بغض میں بڑے بڑے مینار گرے، اس طرح کر کے ترانہ بنایا گیا تھا میاں نواز شریف کی تسکین کے لیے، ان کو پرسکون رکھنے کے لیے۔ جب سے میاں صاحب کے ساتھ معاملہ طے ہوئے تب سے وہ جو ترانہ تھا مسلم نون کا وہ مائنس کر دیا گیا۔ آج تک جب سے میاں نواز شریف پاکستان آئے، جلسے جلوس ریلیاں نکالی گئی، وہ ترانہ نہیں لگایا گیا۔ اس کی کیا وجوہات تھی وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن کیا گیا۔ اس کے بعد اب دیکھیں 28 مئی کے بعد پاکستان مسلم نون کیا کرتی ہے، ہونا کچھ نہیں ہے، ایک ناکام حربہ ہوگا۔ چلیں اگلی بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی۔ مولانا فضل الرحمان 1 جون کو مظفر گڑھ میں ملین مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب اپنی بات سے، اپنے سٹانس سے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے کہ یہ اسمبلی جعلی ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جعلی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے، پی ٹی آئی کو مینڈیٹ واپس کیا جائے، پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں کرنا تو دوبارہ پھر نئے الیکشن میں جایا جائے۔ مولانا فضل الرحمان باقاعدہ طور پر لگے ہوئے ہیں اور پاکستان مسلم نون کی جانب سے ان سے رابطے کی کوشش بھی کی گئی ہے، رابطہ بھی کیا گیا ہے۔ محسن نقوی صاحب نے بھی ان سے ملاقات کی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو وہ اپنے سٹانس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حقیقی مینڈیٹ جو جن کے پاس ہے، عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ باز آئے، باہر ہو جائے، مداخلت نہیں کرے کسی بھی معاملات میں، خاص طور پہ پارلیمانی امور میں، پارلیمنٹ کے اندر۔ تو جو مولانا فضل الرحمان 1 جون کو ملین مارچ کریں گے اور ملین مارچ جو ہے مظفر گڑھ میں ہوگا، اور اس میں پھر آپ کو پتا ہے کہ مولانا آج کل کیا سٹانس لے کے اور کس طرح کی فائرنگ کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو جمعیت علماء اسلام پنجاب ہے خصوصی طور پر انتظامات کر رہی ہے، اور وہ یہاں سے لاہور سے بھی قافلے لے کے جائیں گے، میڈیا کو انگیج کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت معاملات جو ہیں وہ بڑی کہہ سکتے ہیں کہ آپ پنجابی سنگ پھنسے ہوئے نے، اور انتظار ہے کہ اب کیا نکلتا ہے۔ دوسری طرف جو اہم بات ہے، سب سے پہلے کہ ملک ریاض نے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے اپنا بیان دیا، اور اس بیان میں انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر کافی دباؤ ہے، کافی دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ان سے بیان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انہوں نے واضح کیا کہ وہ کبھی بھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے جو کہ خلاف ضابطہ ہو، روایات کے خلاف ہو، یا جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا، اور اس میں انہوں نے اپنا کہا بھی کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، یعنی کہ یہ لکھا کہ میری لاش سے بھی گزرنا پڑا یا میری لاش بھی گرانی پڑی تو میں اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور سٹیٹمنٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں ملک ریاض جو ہے وہ ایک مرکزی کردار، اس کے ساتھ ساتھ زلفی بخاری اور شہزاد اکبر، تینوں شخصیات کے اوپر دباؤ تھا، اور شہزاد اکبر بھی باہر ہیں ملک سے، زلفی بخاری بھی باہر ہیں، اور جو ملک ریاض صاحب ہیں وہ بھی باہر ہیں۔ تو اس وجہ سے بچت ہو گئی ہے کہ وہ شاید ایک بزنس مین ہے بڑے، اور ان کے پاس بہت سارے راز و نیاز ہیں، تو اس طرح ان کو ٹارچر یا دباؤ یا کسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ رابطہ کر کے کوشش کی گئی ہوگی۔ اس کے بعد تحریک انصاف نے ملک ریاض کو جو ان کی ٹویٹ تھی اس کے اوپر جواب دیا ہے، اور یہ میں آپ کو سناتا ہوں سارا پاکستان تحریک انصاف نے اس پر کیا کہا ہے ملک ریاض کے بیان کے اوپر۔ تحریک انصاف نے کہا ہے جی پاکستان بدترین شخصی آمریت کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، جس کا پورا وجود ذہن لاقانونیت اور دستور شکنی پر استوار ہے۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد ملک کو آئین و قانون سے محروم کر کے فرد واحد کی مرضی کے تابعداری پر لگا دیا گیا۔ فرد واحد کی اقتدار کو آکسیجن دینے کے لیے نظام میں قانون نہیں، دھونس، جبر، ڈنڈے کے زور پر تابعداری پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک روایت بن چکی ہے۔ اور کہا گیا کہ سیاستدان ہی نہیں، ججز، صحافی، وکلا، تاجر اور کاروباری شخصیات سمیت معاشرے کے ہر طبقے کو تنگ کرنے کا مکروہ اور بزدلانہ سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ظلم اور زیادتی پر دنیا کا کوئی نظام اول تو کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اگر کھڑا کر بھی دیا جائے تو زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتا۔ فرد واحد کی آمریت میں واضح شگاف اس کی انجام کی نوید ہے۔ تحریک انصاف نے کہا ہے جی اپنے بیان میں کہ وہ وقت قریب ہے جب تحریک انصاف کی جدوجہد کے نتیجے میں ظلم کی جگہ قانون لے گا، اور فرد واحد کی آمرانہ اقتدار کی جگہ آئین و جمہوریت لیں گے، اور یہ وقت بہت قریب ہے۔ یہ تھا ملک ریاض کے بیان کے اوپر تحریک انصاف کا رد عمل۔ سب سے اہم بات تحریک انصاف کے ورکر کے لیے، تحریک انصاف کا ورکر، وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، کارکن، ووٹر، سپورٹر جو مایوس تھا اور سوالات اٹھاتا تھا کہ تحریک انصاف لاہور میں کیوں خاموش ہے، لاہور کی قیادت نہیں نکلتی، لاہور میں ووٹرز کو انگیج نہیں کیا جاتا، موٹیویٹ نہیں کیا جاتا، باہر نکالنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم یا کوئی لاہ عمل طے نہیں کیا جاتا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لاہور کی تنظیم سازی کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور آئندہ
आइंदा हफ्ते से मेंबर साजी भी शुरू कर दी जाएगी और इस मेंबर साजी के तहत तकरीबन 10 लाख नए मेंबर जो है वो शामिल किए जाएंगे तहरीक इंसाफ की बॉडी में, और 2 लाख जो है वो इसी जून में, यानी कि जो टारगेट जो रखा गया 2 लाख नई रुकनियत साजी जो होगी वो जून में की जाएगी और 3 माह में 10 लाख नई मेंबर साजी होगी। जबकि तहरीक इंसाफ जो लाहौर की क़यादत आई है, जिसको अभी तकरीबन 15-20 दिन पहले चार्ज दिया गया है, लाहौर की बॉडी है चौधरी असगर गुज्जर जो कि लाहौर के सदर है, और हाफिज ईशान जनरल सेक्रेटरी लाहौर है, और वकास हमजद जो है वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। तो इन्होंने वर्क शुरू कर दिया और बाकायदा तौर पर जो कैलेंडर है वो तैयार किया गया है। और साबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी वो जुमे के रोज लाहौर आ रहे हैं, रऊफ हसन वो जुमे के रोज लाहौर पहुंच रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ की लाहौर की बॉडी है, इसने जितने टिकट होल्डर्स हैं लाहौर के उनको एंगेज कर लिया, उनके साथ राब्ता किया और उनको बाकायदा दावतनामे भिजवा दिए। इसके साथ साथ जो रुकने पंजाब असम्बली हैं, सूबाई असम्बली के मेंबर है तहरीक इंसाफ के, उनको भी कॉन्टेक्ट किया गया, उनको भी कहा गया कि भाई अब बहुत हो गया, अब निकलना होगा। और इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ आइंदा हफ्ते एक बहुत बड़ा वर्कर कन्वेंशन करने जा रही है। उस वर्कर कन्वेंशन में तमाम टिकट होल्डर्स और तमाम सूबाई असम्बली के अरकान उनको हिदायत की जाएगी कि वो अपने साथ वर्कर्स लाएंगे और उनकी ड्यूटियां लगाई जाएंगी और बहुत बड़ा वर्कर कन्वेंशन। उसके बाद जो एहतजाजी कैलेंडर है जल्द से जुलूस रैलियां निकालने का वो शुरू किया जा रहा है और बहुत कुछ अरसे में, चंद दिनों में आपको देखेंगे तहरीक इंसाफ गली मोहल्ले में आपको नजर आएगी, झंडे उनके नजर आएंगे, घरों पे लगाए गए झंडे आप देखेंगे। ये एक प्लानिंग है जो हिकमत अमली में आपको बता रहा हूं तहरीक इंसाफ के आने वाले दिनों में। और उसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। अब ये नहीं होगा कि 10-20 लोग निकलेंगे और रैली होगी, पुलिस जो है उनको अरेस्ट करेगी, नहीं, आप तहरीक इंसाफ प्रॉपर एक हिकमत अमली के तहत बहुत बड़ी तादाद में निकला करेगी। एहतजाज के लिए रैलियां होंगी, बाकायदा सारा कुछ मैनेज करके उसके बाद निकलेंगी। फिर देखेंगे कि आप क्या किस तरह जो मैच है वो पड़ेगा और लाहौर की सड़कों पे आपको तहरीक इंसाफ ही नजर आएगी। और उसके बाद आपको पता है कि आरिफ अलवी साहब बड़े मुतहरिक है काफी अरसे से, और अली अमीन गंडापुर साहब भी 2 दिन से मुलाकातें कर रहे हैं। 3 दिन में उनकी 2 मुलाकातें होंगी मोहसिन नकवी साहब से, साथ में वफाकी वज़ीर तवाना भी अवैस लगारी साहब भी थे। मैं अवैस लगारी साहब को इसलिए थोड़ा साइड पे कर रहा हूँ कि वो करैक्टर कुछ और है, असल तो मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर है जिनके दरमियान मुलाकातें हो रही है। ये मुलाकातें 2-3 दिन में दूसरी मुलाकात तवानाई के ऊपर, तवानाई के मामला जरूर डिस्कस हो रहे हैं लेकिन इसके पसे पर्दा भी कुछ चल रहा है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ये कह चुके हैं जिनके साथ मामला ये बातचीत करनी है वो कोई और करैक्टर है, उनके साथ मामला चल रहे हैं। और आरिफ अलवी साहब बहुत मुतहरिक है, आपको पता है कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले वो लाहौर में 4 दिन गुजार के गए थे, फिर उसके बाद इमरान खान से मुलाकात की थी और उसके बाद फिर लाहौर आए थे। अब फिर जुमे को वो लाहौर आ रहे हैं, रऊफ हसन भी लाहौर आ रहे हैं। तो चीज़ें जो है वो चल रही हैं, बहुत जल्द आपको चीज़ों का जो है वो सामने आ जाएगा क्या मामला है और क्या कुछ आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए अच्छी खुशखबरियां हैं। ये मैं सिर्फ बयान नहीं दे रहा, ये कुछ हकायक जो है वो उसकी वजह से आपको कह रहा हूँ कि सारे केसेस जो है वो खत्म होंगे और जिस तरह का मौकफ, क्योंकि 9 मई के केसेस में ले जाना पीटीआई की लीडरशिप को, ये उस चीज़ की तरफ एक बहुत बड़ा सबूत है कि जो केसेस बनाए गए थे वो तो खत्म हो रहे हैं। 9 मई के केसेस में भी एविडेंस आपको पता है नहीं है, सीसीटीवी फुटेज की डिमांड की जाती है वो नहीं आती, तो और से भी बहुत शवाहिद है जो नहीं पेश की जाती, तो ये केसेस भी खत्म हो जाएंगे। और बड़ा मैच जो है वो 29 मई को और 30 मई को पड़ेगा, जिसमें 30 मई को इमरान खान जो है वो नैब तरमीम के हवाले से पेश होंगे। उन्होंने तो रिक्वेस्ट की है कि मुझे ज़ाती तौर पे बुलाया जाए सुप्रीम कोर्ट में, जबकि वीडियो लिंक के जरिए वो पहले भी आए थे, तस्वीर लीक हुई थी। अब देखिए अब क्या होता है और किस तरह की धमाल पड़ती है। और फिर 29 मई को आपको पता है कि शायर अहमद फराद की लाइव स्ट्रीमिंग केस की होगी, उसमें भी बहुत सारे लोगों को तलब किया गया, सेक्टर कमांडर ISI IB को और इसके साथ DGIB है और FIA को, सबको बुलाया गया। तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की समत का, सियासत का, निज़ाम का तयन करेंगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।